तो आज हम लोगों का क्यूबरनेटिस का क्या है, डे 2 क्लास है। क्या है क्यूबरनेटिस डे 2? ठीक है। कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताया था, किस किस तरीके से क्यूबरनेटिस मार्केट में आया और क्यूबरनेटिस को हैंडल करने वाला जो अभी टीम है वो कौन है। सी के एग्जाम। तो देखो, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर कह रहा है, ये जो कैरिकुलम है ना, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, इनके ना, इन्होंने 3 कैरिकुलम डिजाइन किया है। एक डिजाइन किया है सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, सी के ए। एक इन्होंने डिजाइन किया है सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस डेवलपमेंट, सी के डी। एक है सिक्योरिटी। ठीक है, 3 होते हैं इनके। अगर हम सी के ए के बात करें तो कह रहा है सी के ए में जो कैरिकुलम है ना, कोर्स कंटेंट, वो ये है। कह रहे स्टोरेज 10%, ट्रबल शूटिंग 30%, वर्कलोड एंड स्केलिंग 15%, क्लस्टर आर्किटेक्चर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन 25%, और सर्विस एंड नेटवर्किंग 20%। ये इनके एग्जाम का सिलेबस है पूरा। आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखें। कह रहे स्टोरेज में क्या क्या आता है, अंडरस्टैंड स्टोरेज क्लासेस, persistent volume, understand volume mode, access mode, reclaim policies for volume, understand persistent volume claim, know how to configure application with persistent storage। ट्रबल शूटिंग में क्या आ रहा है, कह रहा है इवैल्यूएट क्लस्टर एंड नोड लॉगिंग, अंडरस्टैंड हाउ टू मॉनिटर एप्लीकेशन, मैनेज कंटेनर, एसटीडी आउट, एसटीडी एरर लॉग्स, ट्रबल शूट एप्लीकेशन फेलियर, ट्रबल शूट क्लस्टर कंपोनेंट फेलियर, ट्रबल शूट नेटवर्किंग। वर्कलोड स्केलिंग में जाओ तो कह रहा है अंडरस्टैंड डिप्लॉयमेंट एंड हाउ टू परफॉर्म रोलिंग अपडेट एंड रोल बैक, यूज कॉन्फिग मैप, सीक्रेट कॉन्फ़िगर applications, know how to scale cost application, understand the use create। थोड़ा सा और नीचे आओ, क्लस्टर आर्किटेक्चर में आप देखो, आप ये पढ़ते रहना आराम से। ये कैरिकुलम है आपका, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि सर आप सी के का कैरिकुलम सेंड करो। तो मैं कैरिकुलम कभी बना के नहीं रखता, इसलिए नहीं बना के रखता क्योंकि ये लोग अपडेट करते रहते हैं, राइट, हमेशा। तो करंट में जो कैरिकुलम चल रहा है आप उनको फॉलो करें। जैसे क्लस्टर आर्किटेक्चर में आप रीड कर सकते हैं, मैनेज रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, यूज केवीडीएम टू इंस्टॉलेशन बेसिक क्लस्टर, मैनेज हाई अवेलेबिलिटी कुबरनेटिस क्लस्टर, प्रोविजन अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिप्लॉय कुबरनेटिस क्लस्टर। नेक्स्ट पढ़ते रहो आराम से। नेटवर्किंग में क्या आता है देखो, कह रहा है अंडरस्टैंड द होस्ट नेटवर्क, नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशंस ऑन द क्लस्टर नोड्स, understand connectivity between pods, understand cluster IP, node port, load balancer, service IP, and endpoint. Know how to use ingress controller and egress resources. Know how to configure use core DNS. Choose appropriate container networking interface plugin.
तो ये है सर आपका CKA का कैरिकुलम। ठीक है, ये है आपका क्या, CKA का कैरिकुलम। अब अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि मेरा जो कैरिकुलम है ना, मेरे कैरिकुलम में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो ये सारी चीजें कवर तो होंगी, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस जो क्लास हमारी चल रही है, इस क्लास को खत्म करने के बाद आप एग्जाम खुद से दे सकते हो, किसी प्रॉक्सी की और किसी की सपोर्ट की या किसी डम्स की नीड नहीं पड़ेगी सर। अगर आपने, मैंने जितना प्रैक्टिकल कराया हो सारा प्रैक्टिकल आप मेरे साथ करते चलते तो आप एग्जाम इजीली दे सकते हो, इनमें कुछ भी नहीं है। जब मैं आपको पूरा कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा तो आप बोलोगे ये तो कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा भी मैं आपको 30 से 40% एक्स्ट्रा कंटेंट देने वाला हूँ, राइट। जैसे इसके अंदर हेल्म नहीं है, आपका मॉनिटरिंग टूल प्रोमेथियस ग्राफाना नहीं है, राइट। और भी ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मैं आपको इसके अंदर देने वाला हूँ। जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड दूंगा, CKS सिक्योरिटी से रिलेटेड कंटेंट दूंगा, CKD से रिलेटेड कंटेंट भी दूंगा। अगर हम लोग थोड़ा सा इधर इस साइड बात करें तो इसका एग्जाम कितने का पड़ता है, तो कह रहा है $395 में आप इसका एनरोल कर सकते हो। कितना, $395 में इसका एग्जाम पड़ता है। बट आप एग्जाम अभी वाउचर ले लो और बुक कभी भी आप 1 साल के अंदर कर सकते हो, दे सकते हो। कभी कभी फेस्टिवल के टाइम पे, होली, दशहरा, क्रिसमस, न्यू ईयर या गुड फ्राइडे में ऑफर आते रहते हैं इनके एग्जाम वाउचर के। तो ये वेबसाइट लिंक आप ध्यान रख लो अपने पास, मैं चैट में भेज देता हूँ। आपको अगर प्लान है कि इसका एग्जाम्स भी देना है तो आप वीक में इस पोर्टल पे जाके विजिट करते रहो। आपको कभी अगर ऐसा दिख जाए कि यार ये डिस्काउंट चल रहा है तो आप क्या करना, उसको बाय करके रख लेना, राइट। डिस्काउंट हो सकता है $100 का पड़ जाए, $150 का पड़ जाए, $200 का डिस्काउंट पड़ जाए, तो मिल जाता है। ठीक है, दूसरा यूडमी वगैरह में भी जाके आप चेक करते रहना, वहां पे भी लोग, यूडमी में लोग जो कोर्सेज अपने अपलोड करके रखते हैं वो भी, उनके पास भी डिस्काउंट वाउचर्स होते हैं, तो आप वहां से भी विजिट करते रहें परमानेंटली। आपको हो सके डिस्काउंट मिले तो आप वहां से बाय करके रख लो। ठीक है, कभी अगर एकदम से पेपर देना की नीड पड़ गई, जैसे कंपनी मांग ली या सर्टिफिकेशन बंदा चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फिर वही है, $395 में ही बुक करना पड़ता है सडनली। कह रहा है बंडल पैकेज आप ले सकते हो, बंडल पैकेज में देखो क्या कह रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इन्होंने जो कैरिकुलम दिया है ना, एग्जाम डिटेल्स भी पूरा लिख के दिया है कि एग्जाम्स में देखो किस किस तरीके से कैंडिडेट रजिस्टर्ड कैसे करेगा, A to Z यहाँ पर है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स पढ़े। अगर एग्जाम सारे ऑनलाइन होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स का एग्जाम होता है, सर्टिफिकेशन वैलिड फॉर 3 इयर्स। आज आप सर्टिफिकेट निकालते हो तो उसकी वैलिडेशन 3 साल तक होती है, 3 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको रिन्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, रिन्यू करना पड़ेगा। कह रहा है इंक्लूड 12 मंथ एग्जाम एलिजिबिलिटी, वन रीटेक, एक बार फेल हो जाते हो तो दूसरी बार आप दे सकते हो। कह रहे PDF सर्टिफिकेट एंड डिजिटल। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो पूरा का पूरा PDF मिलेगा, और उसकी जो बैजिंग होगी वो डिजिटल बैजिंग आपको मिल जाती है। सॉफ्टवेयर वर्जन जो है क्यूबरनेटिस जिस पे होगा वो 1.27। ठीक है, इस वर्जन पे एग्जाम होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब टोटली प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जैसे AWS में होते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कर लोगे आप इस ट्रेनिंग को करने के बाद। ठीक है, आप, अब ये क्या होता है कि इन्होंने अपनी साइट दी है, साइट के साथ साथ आपको कुछ रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो फिक्स एग्जाम्स को पास करने के लिए।
ठीक है। अब कह रहा है कि पॉपुलर कोर्स एंड दूसरा एग्जाम वही जो मैंने बताया था, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर CKD। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हो कि इसमें क्या क्या कंटेंट है तो भी आप देख सकते हो इस, राइट। तो इसके अंदर कंटेंट क्या है, एप्लीकेशन डिजाइन एंड बिल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिफाइन बिल्ड इमेज, बिल्ड एंड मॉडिफाइड कंटेनर इमेज, चूज एंड यूज राइट वर्कलोड, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, डीमन सेट, क्रॉन जॉब, अंडरस्टैंडिंग मल्टी कंटेनर पॉड डिजाइन। तो ये यहाँ पर जो इसने दिया है ना, ये मैं पूरा पार्ट आपको सीके में ही कवर कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला भी है, इस कैरिकुलम का बहुत, हमारा जो सीके जो हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर ही मैं आपको CKED के भी बहुत सारे कंटेंट कवर करूंगा। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने डिजाइन लिखा है ये सब मैं उस कोर्स के अंदर कवर करूंगा, सब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा है, यूज क्यूबरनेटिस, इम्प्लीमेंट कॉमन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी, ब्लू एंड ग्रीन, ये भी मैं कवर करूंगा। अंडरस्टैंड डिप्लॉयमेंट एंड हाउ टू परफॉर्म द रोलिंग अपडेट, ये भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। यूज द हेल्म पैकेज मैनेजर टू डिप्लॉय एग्जिस्टिंग पैकेज। तो वही है कि जो मैं हेल्म की बात कर रहा था वो CKD का पार्ट है, CK का नहीं है, बट मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऐसे ही थोड़ा सा और नीचे आए तो आपको सिक्योरिटी के मिल जाएंगे। तो होता क्या है कि इन्होंने जो CK का जो सिलेबस इन्होंने डिजाइन किया है ना, उस सिलेबस को करने के बाद अगर आप CKD करने जाते हो तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, 20% ही एक्स्ट्रा होता है, और ऐसे सिक्योरिटी का भी 20% एक्स्ट्रा होता है। तो CK का पूरा तो हमें कवर करना ही है, CKD का भी कुछ पार्ट्स कवर करूंगा, CKA का भी कुछ पार्ट कवर करूंगा। अगर मान लो खुदा ना खास्ता कुछ बच जाता है तो 5 to 10% ही बचेगा CKD का और CKS का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। प्रणव आपको क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। सुरेश? Yes, sir. Yeah, clear. All clear. ठीक है ना? आपके नो डाउट्स कहते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो एग्जाम जब आप बुक कर एनरोल में क्लिक करते हो तो आपको कहता है लॉगिन करने के लिए कहता है, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ अपनी आईडी से। तो आपसे कह रहा है क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट करके बना सकते हो, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, इसको मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप कर लेना नेक्स्ट नेक्स्ट करके। अभी आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो क्यूबरनेटिस हमारी डे 2 की क्लास है, और फर्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर क्या है, क्यूबरनेटिस सेटअप कैसे होगा, काम कैसे होगा, इसका क्लस्टर कैसे बनाएंगे, कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स आएगा तो कैसे डिजाइनिंग होगी, कैसे प्लानिंग होगी, ये सारी चीजें पहले हमें अंडरस्टैंड करना है। तो कोई भी कंपनी अगर क्यूबरनेटिस के साइड मूव करती है तो सबसे पहले उनको जो जरूरत पड़ती है वो क्लस्टर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लस्टर सेटअप करना है। अब क्लस्टर देखो कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारे लोग कंपनी में कंफ्यूज होते हैं क्लस्टर वर्ड को सुन के, यार ऐसा कौन सी पहाड़ वाली बात आ गई, ऐसी कौन सा पॉइंट आ गया जो अब हमें नया सीखना पड़ेगा। तो क्लस्टर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो एक सिंगल मशीन के ऊपर भी पूरा का पूरा क्यूबरनेटिस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पूरा पूरा का पूरा क्यूबरनेटिस सेटअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लस्टर वर्ड इसलिए भी
पिक्चर में लाया जाता है, क्योंकि क्लस्टर आने से क्या होता है कि आपको हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है? हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। ठीक है। आपका चाहो तो सिंगल मशीन से भी काम कर सकते हो, लेकिन सिंगल मशीन अगर कभी डाउन हो गया तो आप समझ लो कि फिर आपका वर्कलोड खत्म, आपका डाउन टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो डाउन टाइम देखने को ना मिले, हाई अवेलेबिलिटी आपको मिले, ड्यूरेबिलिटी आपको मिले, तो कंपनी क्या करती है कि एक ही एप्लीकेशन को नंबर ऑफ सर्वर पे चलाती है। मतलब एक ही सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एक सिंगल सर्वर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, एक सर्विस को देने के लिए नंबर ऑफ सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कंपनी के अंदर जब आप काम करते हो तो एक ही काम को नंबर ऑफ लोग कर रहे होते हैं। एटलीस्ट एक काम को दो तीन लोग तो देखो करते ही हैं, जिससे कि एक अगर कभी बीमार है, छुट्टी पे है, तो काम ना रुके। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि एक सर्वर से अगर आप काम करोगे तो वो सर्वर अगर कभी डाउन हो गया तो फिर क्या होगा? काम आपका रुक जाएगा। तो कंपनी कहती है कि नंबर ऑफ सर्वर यूज करो काम को करने के लिए। तो जहाँ पे नंबर ऑफ सर्वर यूज होते हैं उन्हीं को क्लस्टर कहा जाता है, टीम वर्क को क्लस्टर कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुबरनेटिस अगर आप सेटअप करने जा रहे हो, अगर आप कुबरनेटिस सेटअप करते हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखो। ठीक है। आप सिंगल सर्वर के साथ, सिंगल नोड के साथ, सिंगल सिंगल हार्डवेयर के साथ सेटअप मत लगाओ। आप क्या करो, क्लस्टर बना के काम करो। तो क्लस्टर बनाने के लिए कम से कम आपको दो मशीन आपके पास होनी चाहिए, और मैक्सिमम जितने चाहो उतने आप रख दो। तो मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे एक मशीन है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दो मशीन है, मेरे पास यहाँ पे तीन मशीन है, मेरे पास यहाँ पे चार मशीन है। मैंने बोला कि चार मशीन से स्टार्टिंग करूंगा, फिर लोड इंक्रीज होता जाएगा तो और भी मशीनें क्रिएट करके ग्रुप में ऐड करता जाऊंगा। तो सबसे पहला आपको जो स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप्स आपका ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मशीनें तो आपने रखी, लेकिन मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना है आपको। ठीक है। इनिशियल स्टेज से जो जो करना तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो प्रॉपर तरीके से। ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी हार्डनिंग कर लो। ठीक है। हार्डनिंग का मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपने हार्डवेयर पे इंस्टॉल किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्डनिंग का मतलब होता है कि कोई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अटैक ना कर दे, कोई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक ना कर ले, क्योंकि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आपका कुबरनेटिस चलने वाला है। तो आप क्या करो, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्डनिंग करो, उसका 22 पोर्ट इस तरीके से अलाउ करो कि कोई और एक्सेस ना कर पाए। आपको लगता है कि रूट लॉगिन बंद करना है तो रूट लॉगिन बंद करो, एसएसएच पॉलिसीज लगा दो। जो भी आपको करना है ओएस को सिक्योर रखने के लिए वो सारी एक्टिविटीज करो। सारे मशीनों पे जो ओएस डालते हो सारी मशीन पे एक्टिविटीज करो। फिर उसके बाद इनमें आईपी कॉन्फ़िगर करो, आईपी कॉन्फ़िगर करो। आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद इन सबको पिंग करा के देखो कि सारे मशीनें आपस में पिंग पोंग हो रही कि नहीं हो रही हैं। प्रॉपर पिंग पोंग होनी चाहिए। ठीक है। फिर इनकी नेटवर्क पॉलिसीज डिजाइन कर लो। नेटवर्क पॉलिसीज डिजाइन मतलब कि इन मशीनों को ऐसे कोई भी आके एक्सेस ना कर पाए, कहीं और से ये पिंग ना हो पाए। आप जिस पर्पस के लिए बना रहे हो, जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हो, उन्हीं नेटवर्क को अलाउ करो। इस ये मशीनें जिस आईपी पे आ रही हो, जिस नेटवर्क पे आ रही हो, उनके ऊपर एक ऐसा फायरवॉल रखो जो पॉलिसीज वगैरह। तो ये सारी चीजें पहले करो आप। प्रॉपर आईपी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ, लैन कार्ड की स्पीड चेक कर लो, नेटवर्क लेटेंसी चेक कर लो। सब कुछ चेक करने के बाद अगर ये सारी चीजें चेक कर ली, आपस में पिंग पोंग होने लगी, इसका मतलब हो गया कि ये मशीनें कुछ ऐसे काम के लिए तैयार की जा रही है जो ये सारी मशीनें कोई एक काम करेगा। अब वो एक काम क्या करेगा वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले इतना कर लो। इतना करने के बाद फिर आपने बोला कि अब मैं ना इसमें क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करूंगा। क्या करूंगा? क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करूंगा। और क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करने के बाद उसमें फिर मैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा सर? अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाऊंगा।
तो कुबरनेटिस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको कुबरनेटिस इंस्टॉलेशन के मेथड पता होना चाहिए कि कितने मेथड से कुबरनेटिस को इंस्टॉल किया जाता है। प्लेटफॉर्म तो हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। कितने मेथड से हमें कुबरनेटिस की इंस्टॉलेशन की जाती है? तो कुबरनेटिस इंस्टॉलेशन के दो मेथड है। एक है आपका कंट्रोल प्लेन मोड, ठीक है। एक है आपका कंट्रोल कंट्रोल प्लेन मोड और एक है आपका हार्डवेयर मोड। दो मेथड से आप इंस्टॉल कर सकते हो कुबरनेटिस का सॉफ्टवेयर। कंट्रोल प्लेन मोड का मतलब होता है कि एक बनी बनाई स्क्रिप्ट का इस्तेमाल आप कर रहे हो, जो स्क्रिप्ट आप नहीं बनाते हो, पहले से बनाकर रख दी गई लिनक्स फाउंडेशन के थ्रू। पहले से वो स्क्रिप्ट बना के रख दी गई है, आपको क्या करना है, उस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है बस। तो जैसे ही आप स्क्रिप्ट के थ्रू इंस्टॉल करते हो, तो उस स्क्रिप्ट के अंदर जो चीजें डिफाइन है वो क्या करती हैं, इंस्टॉलेशन कर देती हैं। तो इसमें आपको मैन पावर को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बेसिक चीजों का ध्यान ये रखना है कि जो स्क्रिप्ट चलेंगी वो कौन कौन सी कमांड मांगती हैं, उनके लिए कौन कौन सी कमांडें चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पहले से चाहिए, कौन कौन सी ओएस की कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेट होनी चाहिए। तो कंट्रोल प्लेन मोड से अगर आप इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले क्यूबरनेटिस कहता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, तो उसके अंदर ये ध्यान रखना कि स्वैप पार्टीशन ऑफ होना चाहिए। अब इस बैच में कितने लोग हैं जो स्वैप पार्टीशन नहीं जानते? हेलो। हाँ जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम सुनिए, क्या हाल चाल है? क्या? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या हाँ, कह रहे हो? कळेच तुमका। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ बहुत हाँ, हेडफोन लगाए तो निकाल दो। मैं कॉल करी शकतो तुमका मी जेव्हा सर वो किसी दूसरे से बात कर रहे हैं। म्यूट बोलो, म्यूट करेंगे फिर। हाँ, तो स्वैप पार्टीशन कौन है नहीं जानता? सर मुझे नहीं पता इसका पार्टीशन। प्रीतम आप जानते हो स्वैप पार्टीशन? यस सर। बताओ इनको। स्वैप पार्टीशन एक ऐसा होता है कि जो अपना प्राइमरी मतलब रैम के अलावा भी एक मेमोरी के मेमोरी जैसा ही वर्क करता है, जो हार्ड डिस्क से अलोकेट होता है इन सिंपल वे और इन शॉर्ट। जो हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसका साइज एक्सटेंड या फिर मिनिमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्पेस। और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्लीपिंग पेजेस होते हैं जो रैम्स के, मतलब मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, वो सब उस पे मूव इन होते हैं। और जैसे जैसे उसका रिक्वायरमेंट होगा एस टाइप ऑफ कैशे, वो प्राइमरी मेमोरी में उसको फिर से इंस्टॉलेशन किया जाता है। वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप करता है। इट्स अ कंप्लीट शॉर्टकट एंड सिंपल वे। So basically, it's a extended version of memory, यस hard राइट। space to use to. यस Yeah, hard. करेक्ट यस। Yeah, yeah, yeah. संजय ने explain किया था last time. Yeah. बस वो रैम के जितना फास्ट नहीं होता। Is that correct, संजय? देखो स्वैप पार्टीशन में बताता हूँ। लिनक्स के अंदर क्या होता है कि आपने सर्वर पे जितनी रैम दी है, ठीक है, अगर मान लो रैम के ऊपर एकदम से लोड आ जाए तो सर्वर आपका बॉटलनेक हो सकता है, हैंग हो सकता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है लिनक्स के अंदर कि आप ना एक हार्ड ड्राइव में से एक पार्टीशंस काटो
और उस पार्टीशन को एक स्वैप फाइल सिस्टम असाइन कर दो, तो उस पार्टीशन को अगर आप स्वैप फाइल सिस्टम असाइन कर देते हो तो इन केस इमरजेंसी केस में वो आपका रैम की तरह बिहेव करेगा। इमरजेंसी केस का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर आपके फिजिकल रैम पे अगर लोड आता है तो फिजिकल रैम के अंदर जो डेटा होगा ना उसकी स्वैपिंग हो जाएगी इस पार्टीशन के साथ। और ऐसे फिजिकल रैम के ऊपर ऐसा डेटा है, आपने अगर रैम के बारे में थोड़ा सा जानते होगे तो आपको पता होगा कि रैम के अंदर भी टाइप होते हैं, पता है। कुछ रैम के अंदर ऐसे प्रोसेस भी चल रहे होते हैं जो स्लीप मोड में चले जाते हैं। आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस चल रहे हैं जो स्लीप मोड में, जो जो ऑन करके सिर्फ छोड़ दिया गया है, एक्चुअल में यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसा डेटा जो ऑन करके छोड़ दिया गया है, वो यूज नहीं कर रहा, कंज्यूम नहीं कर रहा, प्रोसेस में नहीं है, तो स्लिप में पड़ा हुआ है। तो ऐसे डेटा क्या होती है, स्वैपिंग हो जाती है इनकी उस पार्टीशन के साथ। तो जो फिजिकल रैम है उस पर स्पेस खाली हो जाता है। तो जब उस पर स्पेस खाली हो जाता है तो नए वर्कलोड के लिए वो रेडी बैठा हुआ है। तो इमरजेंसी केस पे एकदम से अगर मेरे सर्वर पे अटैक लोड आता है तो मेरा सर्वर हैंग नहीं होगा, मेरी एग्जिस्टिंग प्रोसेस स्वैप में पार्टीशन में चले जाएंगे। तो मैं अगर मॉनिटरिंग टीम बैठा के रखा तो मुझे पता लग जाएगा यार मेरा स्वैप यूज होना स्टार्ट हो गया, मतलब यार मेरे को ना कुछ क्रिटिकल, अब मेरे को थोड़ा सा सर्वर के साथ अलर्ट होके रहना है कि इसके रैम को अब इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी और एक्सीडेंट केस से आप बच जाते हो। तो बट ये कुबरनेटिस कह रहा है कि यार ये जो मेथड है ना ये आप अपने जेब में रखें, अपने पॉकेट में रखें, मैं इनमें भरोसा नहीं करता, क्योंकि मेरे थ्रू तो पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक है, तो आप ये मेथड बंद ही रखें तो ज्यादा बेस्ट है। मैं इस और इस मेथड को, स्वैप का जो कॉन्सेप्ट है, ये सोलारिस कंपनी ने लाया था। जानते हो सन सोलारिस को? हाँ जी। अनदर फ्लेवर ऑफ यूनिक्स। हाँ, तो इसने इस कॉन्सेप्ट को लेके आया था मार्केट में। तो कुबरनेटिस कहता है यार ये सब ताम झाम मैं नहीं जानता, अपने पॉकेट में रखो, आप इसे बंद करो। तो आपको बंद करना पड़ेगा, अगर आप बंद नहीं करोगे तो वो स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? स्टॉप करना पड़ेगा। एससी So, लिनक्स के अंदर दूसरा कंसेप्ट और भी एक चल रहा होता पहले से, एससी लिनक्स पॉलिसी। एससी लिनक्स एक एडवांस लेवल की पॉलिसी होती है। जैसे लिनक्स के अंदर आपने पढ़ा था, परमिशन का टॉपिक पढ़ते हो आप, ch मोड, ACL, CHGRP, ये जो परमिशन है, ऐसी परमिशन का एडवांस टॉपिक था एक, जिसका नाम था एससी लिनक्स। तो कह रहा है ये एससी लिनक्स भी मैं नहीं समझता हूँ, इसको भी आप बंद करके रखें। तो ये स्वैप पार्टीशन और एससी लिनक्स दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करके रखना पड़ेगा, अगर आप स्क्रिप्ट के थ्रू इंस्टॉलेशन करते हो तो। उसके बाद क्यूबरनेटिस कहता है कि ठीक है, आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो मेरे को, लेकिन मेरे को जब इंस्टॉलेशन करोगे तो मेरे को रेडी होने के लिए मेरे कुछ अपने कंपोनेंट्स होते हैं जो मेरे को प्रॉपर तरीके से रेडी करेंगे, और वो सारे कंपोनेंट्स कंटेनर के अंदर जाके बनेंगे। किसके अंदर जाके बनेंगे सर? कंटेनर्स। वो सारे कंपोनेंट्स कंटेनर के अंदर जाकर बनेंगे, और जब वो सारे कंपोनेंट्स कंटेनर के अंदर जाकर बनेंगे तो कंटेनर बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब एक कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो कंटेनर बनेगा। तो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आप किसी का भी यूज कर लो, किसी भी कम्युनिटीज का, डॉकर का, पॉडमैन का, किसी का भी यूज कर लो। लेकिन मैंने आपको बताया था डॉकर का यूज करो, क्योंकि डॉकर एक करिकुलम भी देता है, तो ज्यादातर कंपनी डॉकर का यूज करती है।
ठीक है। तो डॉकर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये तीन चीज ध्यान रखना है। एक तो एस लिनक्स बंद होना चाहिए, स्वैप ऑफ होना चाहिए, और डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। ये तीन चीज पहले से रेडी रख करके रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, कुछ और भी रख सकते हो। कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन चाहिए बस एक, क्योंकि कुबरनेटिस इंस्टॉलेशन के लिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कंटेनर पे बनेंगे। तो कंटेनर बेस्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बट ये तो बनेंगे कहाँ, सिस्टम डी में तो बन नहीं रहे अभी। सिस्टम डी में कब बनते हैं वो भी बताऊंगा अभी। उसके बाद कहता है कि जो स्क्रिप्ट आप चलाओगे, वो स्क्रिप्ट कैसे चलाओगे। कह रहे स्क्रिप्ट चलाने की भी एक कमांड होती है। क्या सर? स्क्रिप्ट रन करने की भी एक कमांड होती है। जैसे आपने देखा ना लिनक्स में, कि अगर मुझे गिटहब रेपोजिटरी से पैकेज लाना है तो गिट का पैकेज होना चाहिए। मुझे कोई फाइल एडिट करनी है तो VIM का पैकेज होना चाहिए। मुझे कोई चीज डाउनलोड करनी है गूगल से तो wget का पैकेज होना चाहिए। ऐसी स्क्रिप्ट जो चलेगी, स्क्रिप्ट चलाने के लिए जो कमांड यूज होती है वो कमांड है क्यूबेडियम। क्या है? क्यूबेडियम। तो कह रहे क्यूबेडियम का सॉफ्टवेयर डालो पहले। क्या डालो? क्यूबेडियम का सॉफ्टवेयर डालो। क्यूबेडियम का सॉफ्टवेयर डालो। क्यूबेडियम का सॉफ्टवेयर डालने के बाद फिर ये कहता है कि जब आपका क्लस्टर कुबरनेटिस इंस्टॉल होगा तो जो कंपोनेंट्स आएंगे कंटेनर के ऊपर, वो कंपोनेंट्स आपस में बात करने के लिए एक यूटिलिटी टूल बनाया है मैंने। ठीक है, उस टूल का नाम क्या है? क्यूबलेट। तो कह रहा है इसका भी पैकेज डालो, इसका भी पैकेज डालो। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। डॉकर पहले इंस्टॉल करना है, एसए लिनक्स ऑफ करना है, स्वैप ऑफ करना है, क्यूबेडियम इंस्टॉल करना है, क्यूबलेट इंस्टॉल करना है, डॉकर इंस्टॉल करना है। और कह रहा है कि कम से कम 2 GB रैम रखना, मिनिमम 2 GB रैम रख लेना, मिनिमम 2 CPU रखना, और मिनिमम 10 GB हार्ड ड्राइव रखना। 10 GB हार्ड ड्राइव रखना। समझ आई? हाँ जी। यस सर। क्या रखना? मिनिमम 10 GB हार्ड ड्राइव रखना। क्लियर है? तो ये कुछ आपको ध्यान रखना। उसके बाद ये सब जब आप कर लेना, तो ये जो 4 मशीन आपने रखी है, अब 4 में कैप्टन किसको बनाना चाहते हो? कैप्टन जानते हो? एक क्रिकेट टीम में कैप्टन का मतलब क्या होता है? फुटबॉल टीम में कैप्टन का मतलब क्या होता है? तो एक क्रिकेट टीम के अंदर 11 प्लेयर होते हैं, उनके अंदर एक कैप्टन होता है, और कैप्टन के अकॉर्डिंग सब चल रहे होते हैं। है कैप्टन भी एक प्लेयर। ऐसा नहीं कि कैप्टन बाहर पवेलियन में बैठ के सिर्फ बोलेगा कि तू ऐसी बॉल फेंक, ऐसे ड्राइव कर। कैप्टन भी प्ले कर रहा होता है, कैप्टन भी रन बनाएगा, कैप्टन भी फील्डिंग बिछाएगा, कैप्टन भी बॉलिंग डालेगा। बस कैप्टन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पावर होती है जो सबको चला रहा होता है अपने अकॉर्डिंग, और वो एक्स्ट्रा पावर उसकी स्किल्स की वजह से उसे दी जाती है। तो ऐसे 4 मशीन में आप ये भी बताओगे कि इनमें से कैप्टन कौन है, किसको कैप्टन बनाना चाहते हो?
बस फर्क ये है, आईटी इंडस्ट्री में कैप्टन वर्ड यूज नहीं करते, लीडर यूज करते हैं, और मशीनों की लैंग्वेज में देखा जाए तो उसको मास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर। तो बस ये है कि आप मास्टर, और मशीनों को नोड बोला जाता है। तो टेक्निकल वर्ड ये क्या यूज होता है कि मास्टर नोड किसको बनाना है। तो चार मशीनों में से आप डिसाइड करोगे कि किसको मास्टर नोड बनाना है। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? तो कहा जाता है कि जिस भी नोड में आप जाते हो, आप जिसको भी मास्टर नोड बनाना चाहते हो, क्या, जिसे भी आप मास्टर नोड घोषित करना चाहते हो, उसके अंदर जाके कमांड मार दो क्यूब एडीएम, एडीएम स्पेस इनिट इनिशियलाइज, मतलब वो स्क्रिप्ट चला दो। क्या चला दो? वो स्क्रिप्ट आप रन करो। वो स्क्रिप्ट आप रन करो, 1 मिनट। तो जिस भी मशीन में आप जाके ये काम करते हो, वो मास्टर नोड बन जाएगा। अब वो मास्टर नोड ऐसे नहीं बन जाएगा, उसके अंदर ऐसे कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो मास्टर नोड बनता है। तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, वो कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या आता है आपका, एपीआई। एपीआई सर्वर क्या आएगा? एपीआई सर्वर। अब एपीआई सर्वर का रोल क्या है? एपीआई सर्वर का मतलब होता है क्लस्टर के अंदर कुछ भी एक्टिविटीज होनी है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए एपीआई बैठा है। जैसे किसी भी ऑफिस के अंदर आप जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओ, आप एयरपोर्ट में जाओ, उनके रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं, आप सब रिसेप्शन में जाते हो। तो वैसे ही है कि क्लस्टर के अंदर कुछ भी एक्टिविटीज होनी है, चाहे वो एक्टिविटीज आप अपने कंप्यूटर से दे रहे हो, या क्लस्टर के अंदर इटसेल्फ कोई कंपोनेंट कोई दूसरे कंपोनेंट से बात करना चाहता है, तो सबसे पहले किसके पास आए? रिक्वेस्ट किसके पास आएगी? एपीआई सर्वर के पास आएगी। किसके पास आएगी सर? किसके पास आएगी? एपीआई सर्वर के पास। ठीक है, इतना दिमाग में ध्यान रख लो, क्यूबरनेटिस के अंदर हर एक एक्टिविटीज होने वाली रिक्वेस्ट एपीआई के पास जाएगी। हर एक एक्टिविटीज होने वाली रिक्वेस्ट एपीआई के पास जाएगी। कोई भी काम आपको करना है, आप एपीआई को बाईपास नहीं कर सकते। कुछ भी करना, आपको एपीआई के पास ही जाना है। उसके बाद एक कंपोनेंट होता है डेटाबेस। उस डेटा का बेस का नाम होता है ईटीसीडी डेटाबेस। अब ये ईटीसीडी डेटाबेस का मतलब क्या है? ये कुछ भी नहीं है, एक प्लेन टेक्स्ट डेटाबेस होता है। जैसे फाइल होती है वैसे ही है। ये वैसा नहीं है कि माई सिक्वल की तरह नहीं है, ऑरिकल की तरह नहीं है। प्लेन टेक्स्ट यामल फाइल होती है। तो कहा जाता है कि एपीआई के पास जब रिक्वेस्ट पहुंचती है कुछ भी एक्टिविटीज करने के लिए, तो एपीआई रिसेप्शन क्या करता है? रिसेप्शनिस्ट, किसी भी ऑफिस में जाओ, दफ्तर में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, एयरपोर्ट में जाओ, रिसेप्शनिस्ट का क्या रोल होता है? आपकी बातों को सुनना,
और समझ के आगे की फॉरवर्ड कर देना। और कुछ काम होता है क्या? नहीं। तो एपीआई सुनेगा और चुपचाप से डेटाबेस को दे देगा। क्या करेगा? डेटाबेस को दे देगा। डेटाबेस क्या करता है, उसका जो भी लोकेशन है उस लोकेशन में जाकर उसको राइट कर लेता है, और राइट करके वापस एपीआई को बता देता है कि मैंने राइट कर लिया। क्या? राइट कर लेता है, राइट करके बता देता है मैंने राइट कर लिया। उसके बाद एक कंपोनेंट होता है शेड्यूलर। तो उसके बाद एपीआई क्या करता है, शेड्यूलर कंपोनेंट्स जो तैयार होगा क्यूब एडिया मिनट कमांड से, शेड्यूलर कंपोनेंट्स का काम होता है कि आपके ग्रुप में जितनी मशीनें हैं, जितने नोड हैं, उनमें से कौन से नोड में जो रिक्वेस्ट आई है कस्टमर से, तो कौन से नोड में उसे डिप्लॉय करके देना है। डिप्लॉय करके देना है, डिप्लॉय करके देने का डिसीजन ये लेता है, डिप्लॉय नहीं करता, डिसीजन लेगा बस ये। डिसीजन किस बेसिस पे लेगा? वो देखेगा कि जो नोड हैं, जो मशीनें हैं, वो हेल्थ कंडीशन उनकी क्या है। ऐसा तो नहीं कि अनहेल्दी है, ऐसा तो नहीं कि हेल्दी तो है, बट उस डिप्लॉयमेंट को, वो रिक्वेस्ट को वहां पे बनाने के लिए उतना सफिशिएंट हार्डवेयर नहीं है, सफिशिएंट रैम नहीं है, सफिशिएंट सीपीयू नहीं है, सफिशिएंट नेटवर्क नहीं है, लेटेंसी बहुत ज्यादा हाई है वहां पे, अननेसेसरी प्रोसेस चल रहे हैं, या उतने फ्री हार्डवेयर होने चाहिए। काइंड ऑफ स्किल्स की वजह से वो डिसीजन मेकिंग मेकिंग तो सिर्फ ये डिसीजन लेगा। क्या करेगा? डिसीजन लेगा। और डिसीजन ले लेता है, मान लो उसने अपने अकॉर्डिंग यार थर्ड नोड में, सेकंड नोड में, फर्स्ट नोड में, या मास्टर नोड में ही उसे बनाना है। डिसीजन लेके एपीआई को बता देगा कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि भाई ये चीजें यहाँ पे मुझे बनाना है। उसके बाद एपीआई अब क्या करेगा? अब एपीआई उस नो शेड्यूलर ने जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग अब उसे वहां पे बना के देना है। और बना के देने के लिए क्या होगा, कंट्रोलर नाम का कंपोनेंट अब काम करता है। तो अब कंट्रोलर नाम का कंपोनेंट होता है जो उस रिक्वेस्ट को शेड्यूलर के द्वारा ली गई डिसीजन के हिसाब से जाएगा, वहां पे प्रॉपर तरीके से बनाएगा, और बनाने के बाद उसकी डिजायर वैल्यू भी मेंटेन करेगा। डिजायर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कि उसने उसको बना तो दिया है, लेकिन उसके बाद उसे वो देखता भी रहेगा, खराब तो नहीं हो रहा है, कोई डिलीट तो नहीं कर रहा है, मर तो नहीं जा रहा है। और खराब होता है तो उसे वापस ठीक करना, प्रॉपर चला के रखना, सारा जिम्मेदारी कंट्रोलर के पास होती है। ऐसी एक कंपोनेंट्स और यहाँ पर चलेगा, क्यू प्रॉक्सी। कह रहे कि जो चीज बना तो दी गई है, अब उसकी ट्रैफिक भी तो मेंटेन करनी है। भाई उसको अचार डालने के लिए थोड़ी बनाया है, उसमें एप्लीकेशन डालोगे, बाहर से क्लाइंट एक्सेस करेगा, तो उसकी वो राउटिंग साउटिंग पाथ वगैरह, उसकी प्रॉपर नेटवर्किंग कौन हैंडल करेगा? तो वो काम होता है फिर क्यू प्रॉक्सी का। इसी के साथ साथ एक और कंपोनेंट्स यहाँ पर काम करेगा, कोर डीएनएस।
ये क्या करता है, कह रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट अंदर होते हैं ये कंटेनर किसी पॉड के अंदर जाते हैं। पॉड का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो पॉड है, पॉड, अगर ये पॉड मानते हैं कि कंट्रोलर उसको प्रॉपर ध्यान रखता है, मान लो पॉड डिलीट हो गया और कंट्रोलर ने दोबारा नया पॉड बना दिया, तो क्या उसकी जो एग्जिस्टिंग आईपी थी वो सेम होगी क्या? नहीं, वो आईपी बदल जाएगी। और वो पॉड अगर किसी एप्लीकेशन या किसी दूसरे पॉड या किसी के साथ कनेक्टेड है, किसी के साथ इंटीग्रेट है, और वो पॉड डिलीट हो गया, कंट्रोलर ने नया पॉड बना दिया बट आईपी चेंज हो गई, तो क्या दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा? और दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो मैन पावर तो छोड़ो, डिस्टर्बेंस कितनी आएगी। तो कहा गया कि जो पॉड है ना, ये जो पॉड कुबरनेटिस की जो इंटरनल सर्विसेज है, उसके लिए एक इनसाइड डीएनएस सर्वर हम लोग बना के देते हैं जिसका नाम है कोर डीएनएस। तो कह रहे हैं कि आप कभी भी आपस में जो कुबरनेटिस के जो अपने इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब जब आपस में बात करेंगे तो आप इनकी आईपी से मत बात करो, आप क्या करो, डीएनएस नाम से बात करो। तो कह रहा है कोर डीएनएस चलेगा। हालांकि कोर डीएनएस आपके लिए ऑप्शनल है, नहीं चलाओगे तो भी क्या, आईपी से तो बात कर ही लेंगे। लेकिन एपीआई सर्वर, ईटीसीडी, डेटाबेस, शेड्यूलर, कंट्रोलर एंड क्यू प्रॉक्सी, हालांकि क्यू प्रॉक्सी भी नहीं चलाओगे तो बस ये फर्क ये है कि उनको आईपी वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएंगी। लेकिन एपीआई सर्वर, डेटाबेस, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ये चार ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो चलने के बाद, रेडी मोड में आने के बाद ही आपका और ये सारे कंपोनेंट जिस नोड में आप बना देते हो वो नोड को कहते हैं मास्टर नोड। क्या कहते हैं सर? मास्टर नोड। अब ये कह रहा है, यहां तक क्लियर है सर? हाँ जी। यस सर। तो 9 बज गया ना, मेरा दूसरा बैच है, ठीक है। आज मैं इस टाइम की वजह से 10 मिनट लेट हुआ, सॉरी। तो इसी एक बार आगे हम क्यू प्रॉक्सी एक बार सर दोबारा बताओ। क्यू प्रॉक्सी नेटवर्किंग देखता है। अच्छा अच्छा। और अभी दोबारा रिपीट करने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, कल बताऊंगा सर, ठीक है। ठीक।